यार लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था और अपना कॉन्सेप्ट कर लिया था अपेरेंट डेप्थ वाला और स्नेल्स लॉ वाला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला। तो सबसे पहले तो बस मेरे को फॉर्मूला रिकॉल करा दो। फॉर्मूला क्या था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? साइन साइन आई। आई सी इज इक्वल टू 1/μ। वेरी गुड। साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/न्यू, जहां पे न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम होगा और 1 होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। और कंडीशन क्या थी कि यार हमारा जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टी आई आर होगा, अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो फिर वो हमारा नॉर्मल रिफ्रैक्शन ही करेगा। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था अपेरेंट डेप्थ का, और मैंने उसमें बोला था मोस्टली जो हमारे केस आता है वो यही आता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है हमारा डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्वर हमारा प्लेस्ड है रेयर मीडियम में। तो इस केस में मेरे को बताओ क्या है फॉर्मूला फॉर अपेरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट? रियल डेप्थ रियल अपॉन न्यू। डेप्थ। वेरी गुड। रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला था रियल डेप्थ इनटू 1 - 1/न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मैं इसका दूसरा वाला केस लूं कि भैया हमारा ऑब्जेक्ट अब रेयर मीडियम में है, तो उस केस में अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या आया था? म्यू। न्यू रिफ्रैक्टिव इनटू इंडेक्स रियल इनटू डेप्थ। रियल डेप्थ। बस यहां तक हमने अपनी सारी चीजें कर ली थी, तो इनमें कोई डाउट नहीं है, बढ़ चलूं आगे? यस सर। डन। पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो, मेरे को आइडिया लग जाए भैया प्रैक्टिस है या नहीं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अपेरेंट डेप्थ वगैरह वाले क्वेश्चन पे। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक ग्लास क्यूब है, ये हमारे पास एक ग्लास क्यूब है जिसकी पूरी विड्थ हमें गिवन है दैट इज 210 mm। इस ग्लास क्यूब के अंदर कहीं ना कहीं एक एयर बबल है। अब हम एयर बबल को अगर साइड 1 से देख रहे हैं तो ये हमें एयर बबल कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है? ये हमें दिखाई दे रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm पे। और अगर मैं इस एयर बबल को साइड फेस 2 से देखूं तो ये हमें एयर बबल दिखाई दे रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस क्यूब, और दूसरा कि आपको कैलकुलेट करना है कि ये एयर बबल एक्चुअल में कहां पे प्लेस्ड है। मतलब आपको कैलकुलेट करनी है रियल डेप्थ। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चेक करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि सपोज ये मेरे पास कोई एक ग्लास क्यूब है, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक एयर बबल है। साइड 1 से देख रहे हैं तो हमें उसकी अपेरेंट डेप्थ दिखाई दे रही है 40 mm। फेज 2 से देख रहे हैं तो हमें उसकी अपेरेंट डेप्थ दिखाई दे रही है 100 mm। तो हमें इसकी रियल डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके बताना है। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। हरीश ऐसे तुम लास्ट क्लास में नहीं थे ना? सर रिकॉर्डेड देख लिया था। रिकॉर्डेड देख लिया था, चलो बढ़िया। और समझ में भी आ गया था पूरा हरी? यस सर। चलो ठीक। काव्य तुम कह रहे हो कि और ये है 60 एंड ठीक है, एक बार वो और निकाल लो। 60 सही है आंसर। हेमंत 150 सही है आंसर, वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बता दो। तो भाई दो लोगों ने आंसर दे भी दिया है, और लोग भी ट्राई करो। डन। चलो आओ डिस्कस करते हैं भैया, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। किसी भी एक जगह से एक्स डिस्टेंस अज्यूम कर लो। भाई मैंने कहा कि ये जो एयर बबल है ये मैंने फेज 1 से डिस्टेंस अज्यूम कर लिया, कितने डिस्टेंस पे है? एक्स। तो दूसरे वाले के लिए रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी? भाई 210 - x।
अब मैंने यार तुम्हें कल भी ये बताया था कि अगर हमारा ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है तो जो इसकी इमेज मिलती है वो ऑब्जर्वर के क्लोज बनती है। तो अगर मैं फेज 1 से देख रहा हूं तो मेरे को इमेज यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, मतलब 40 mm के डिस्टेंस पे। और अगर यहां से देख रहा हूं तो इसकी इमेज ऑब्जर्वर के क्लोज बनती हुई दिखाई देगी, मतलब इमेज मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ 100 mm के डिस्टेंस पे बनती हुई दिखाई दे रही है। दो इक्वेशन से सॉल्व कर लो। पहला केस, भैया अपेरेंट डेप्थ आपको गिवन है 40, रियल डेप्थ आपको नहीं पता और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं पता। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कि भैया हमें अपेरेंट डेप्थ पता है दैट इज 100, रियल डेप्थ नहीं पता डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन पहले वाले के लिए रियल डेप्थ कितनी ली है मैंने? पहले वाले के लिए रियल डेप्थ मैंने अज्यूम करी है x, और दूसरे वाले के लिए रियल डेप्थ मैंने कितनी अज्यूम की है फिर? 210 माइनस एक्स। तो ये हो गई हमारी रियल डेप्थ। बस दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी आ जाएगी और एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, रियल डेप्थ। अब जिसने एक्स की वैल्यू यहां से ली है उसके लिए रियल डेप्थ अलग आया होगा, जिसने एक्स की वैल्यू यहां से ली है उसके लिए रियल डेप्थ अलग आया होगा। तो एक्स की वैल्यू याद रखो, एक्स की वैल्यू 60 mm या फिर 150 mm आनी चाहिए। चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए 1.5। तो सर फिर रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दो नहीं आने चाहिए? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो दो क्यों आएगी? रियल डेप्थ हमारी दो क्यों आ रही है? क्योंकि डिपेंड है कि आप उसको कौन से फेस से, कौन सी साइड से देख रहे हो। ओके। ठीक है, ये रिपीट करूं? नो सर, आगे। ठीक है, चलो तो सबको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भाई काफी मैं देख रहा हूँ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, भैया टाइम से ज्वाइन किया करो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अब हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अगर आप नोटिस करो अभी तक हमने जितने भी रिफ्रैक्शन के केसेस पढ़े हैं वो सारे के सारे फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस से पढ़े हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस के लिए पढ़ना है। तो याद रखो यार, इधर आप अपेरेंट डेप्थ वगैरह फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला फॉर्मूला सिर्फ प्लेन सरफेसेस के लिए लगा सकते हो, इधर नहीं लगा सकते। तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है यार? इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास कोई एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ये पूरा का पूरा एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है, इसको मैंने मान लिया डेंसर मीडियम। और भैया ये हमारे पास सराउंडिंग है, सराउंडिंग हमारे पास रेयर मीडियम। और रेयर मीडियम मैंने आपको बता रखा है बाय डिफॉल्ट जनरली हम क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। तो यार अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं तो देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। कि यार इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकल रही है, अगर इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकल रही है वो इस सरफेस पे फॉल डाउन कर रही है, तो मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये हमने मिरर के केस में भी किया है कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होता है? उसका रेडियस होता है। क्या भैया यहां तक की चीजें याद है? यस सर। बढ़िया। अब यस वो सर। डिपेंड करेगा कि ये डेंसर मीडियम कितना ज्यादा डेंसर मीडियम है। अगर ये मीडियम बहुत ज्यादा डेंसर हुआ तो भैया लाइट रे बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उस केस में मेरे को इमेज बिल्कुल यहां मिलेगी। तो अगर आप देखो मेरा क्या केस बन रहा है, ये पहला वाला केस, पहला वाला केस ये बन रहा है कि ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया है रेयर मीडियम में, और इमेज कहाँ मिल रही है मेरे को? इमेज मिल रही है मेरे को डेंसर मीडियम में। लेकिन आपको ऐसा कुछ याद नहीं रखना, आपको दूसरे तरीके से याद रखना है। दूसरा तरीके से क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है। तो लाइट रे भैया ट्रेवल कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। अब ध्यान दो क्या फॉर्मूला आएगा, ऑलरेडी आपने पढ़ भी रखा होगा। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v। तो भैया फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r।
और आर क्या होगा, आर इसका रेडियस होगा। इस फॉर्मूले में आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। ये तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि रे ऑप्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, उसमें साइन कन्वेंशन यूज होगा ही होगा। चेक करो, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। अब इसकी दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती थी, ध्यान दो, दूसरी सिचुएशन भी कुछ एक बन सकती थी। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती थी कि यार ये मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया और बाहर ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर मैं बाहर ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो फिर से वही कि लाइट रे ट्रैवल करेगी इस तरीके से। एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा, तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। लेकिन क्या पता ये मीडियम इतना ज्यादा डेंसर हो ही ना, तो लाइट रे बेंड तो करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, लेकिन अब वो इतना ज्यादा बेंड नहीं करेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि भैया लाइट रे बहुत ज्यादा बेंड ना करे, मतलब हल्का सा बेंड कर रही है बस वो इस तरीके से। तो लाइट रे डेंसर मीडियम में तो इमेज नहीं बनाएगी, वो इमेज कहां बनाएगी अब की बार, रेयर मीडियम में बनाएगी। चेक करो, क्या ये वाला केस समझ में आ रहा है आपको। यस सर। डन। कि भैया लाइट रे ने अब की बार बहुत कम बेंड किया है, लेकिन अभी भी एंगल आर आपका छोटा ही है एंगल आई से। भैया इसमें एंगल आई कहाँ होगा, ये एंगल आई होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो आप देखो, ये अगर एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो एंगल आर अभी भी छोटा है। लेकिन लाइट रे इतनी ज्यादा बेंड नहीं हुई कि इमेज डेंसर मीडियम में मिले, इमेज मेरे को रेयर मीडियम में मिल रही है। लेकिन फिर भी लाइट रे ट्रेवल कैसा कर रही है, रेयर टू डेंसर ही कर रही है, तो भी आपका फॉर्मूला यही चलेगा। तो इमेज चाहे जहां मर्जी मिले, मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरे को बस ये देखना है कि लाइट रे ट्रैवल कैसा कर रही है। तो जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रैवल करेगी, बस ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना। कंप्लीट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर। चलो बढ़िया। यस सर। भाई धृति मैडम्स, कोई दिक्कत। सिमिलरली नेक्स्ट केस चलेगा कि लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट डेंसर में रख रहा हूं अब की बार, तो इसमें भी इमेज चाहे जहां मर्जी मिले, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यही चलेगा। μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। कंफ्यूज नहीं होना है, μ2 हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, म्यू2 हमेशा आपके रिफ्रैक्टिव मीडियम मतलब डेंसर मीडियम का होगा। जैसे कि लेंस वगैरह हमेशा डेंसर मीडियम का होगा। और म्यू1 हमेशा किसका होगा, म्यू1 हमेशा सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब रेयर मीडियम, और बाय डिफॉल्ट उसको हम क्या लेते हैं, जनरली एयर लेते हैं। तो बस ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए। इसको भी चेक करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। भैया आ जाओ क्वेश्चन पे, सॉल्व आप ही करोगे, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल है। भाई हमें एक गिवन है फिर से ग्लास फेयर, ये सर ग्लास फेयर है। हाँ बोलो। सर, अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव हुआ तब भी यही सेम बन जाए। बिल्कुल काव्य, चाहे कॉनकेव सरफेस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे इमेज रियल बने, चाहे वर्चुअल बने, चाहे रेयर मीडियम में बने, चाहे डेंसर मीडियम में बने, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे सिर्फ क्या देखना है, लाइट रे कहां से ट्रैवल कर रही है और कहां जा रही है, बस मेरे को यही चीज देखनी है। डन डन ओके। डन। यस सर। चलो बढ़िया। तो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास एक ग्लास फेयर है और हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.5। इसका हमें रेडियस गिवन है कि यार इसका रेडियस है हमें गिवन दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया अगर मैं इस साइड से, इस ग्लास फेयर के अंदर एक एयर बबल है, फिर से वही क्वेश्चन चल रहा है बिल्कुल सेम, इस ग्लास फेयर के अंदर कोई एक एयर बबल है, और इस एयर बबल को मैं अगर यहां बाहर से देख रहा हूं, तो वो एयर बबल मेरे को कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, वो एयर बबल मेरे को यहां सरफेस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। चेक करो पहले यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। रिपीट, इस ग्लास फेयर में कहीं ना कहीं एयर बबल प्रेजेंट है, मुझे नहीं पता एयर बबल कहां पे है, मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं यहां से
इस एयर बबल को देखूं तो वो मेरे को सरफेस से कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। रेडियस गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एयर बबल, कि एयर बबल प्रेजेंट कहां पे है, पोजीशन ऑफ एयर बबल कैलकुलेट करना है। ट्राई टू कैलकुलेट। अब कुछ बच्चों को बता दूं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं, वो फटाफट अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। वो कह देते हैं अपेरेंट डेप्थ गिवन है 1, रियल डेप्थ कैलकुलेट करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो भैया ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, बिल्कुल बताओगे? अरे अभी बताया था, क्यों गलत है ये? यार ये वाला फॉर्मूला प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है, लेकिन अब आपका ये प्लेन सरफेस गिवन है या स्फेरिकल सरफेस गिवन है? स्फेरिकल सरफेस गिवन है। तो अब की बार आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आपको या तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला या तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आप अपने आप इमेजिन करो कि अब भैया लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। चलो कंप्लीट करो। आज रिस्पॉन्ड कम मिल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्या इसमें? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है ना, लाइको। लवप्रीत चेक करके बताओ क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन में भी डाउट है? सबसे क्लियर है। क्लियर है, चलो। तो यार सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते जाओ क्या स्टेप होंगे। सबसे पहली चीज तो मेरे को इतना हमेशा पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, एयर बबल डेंसर मीडियम में है, और मेरा जो ऑब्जर्वर है अगर वो रेयर मीडियम में है, तो मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि इमेज हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट होती है। हाँ आर्यन बोलो, क्या डाउट है? आर्यन कोई डाउट है क्या? हैंड रेज किया हुआ है। चलो, अच्छा आंसर बता रहे हो? नहीं आर्यन आंसर सही नहीं है, काव्य तुम्हारा आंसर सही है। चलो देखो, यार मैंने आपको हमेशा बता रखा है जब भी ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में, इमेज हमेशा शिफ्ट होती है टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि भैया जो मेरा एक्चुअल में एयर बबल होगा वो इस इमेज के राइट में होगा या इस इमेज के लेफ्ट में होगा, इतना बता दो बस। एयर बबल एक्चुअल में किधर होगा, इमेज के राइट में या इमेज के लेफ्ट में? लेफ्ट। वेरी गुड, वो इमेज के लेफ्ट में होगा। भैया तभी तो इमेज शिफ्ट हुई होगी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि पोजीशन ऑफ द एयर बबल डेफिनेटली भैया 1 सेंटीमीटर से बड़ा आना चाहिए। अगर किसी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर से छोटी आ रही है तो मतलब आपका आंसर गलत है। पहले तो वहीं पे वेरीफाई कर लो। अब दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं। भैया कैलकुलेट करने के लिए अगर एयर बबल अंदर है तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि लाइट रे डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रही है, और बाहर की तरफ आएगी तो डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 - μ2/r। यार पीछे मैंने फॉर्मूला गलत तो नहीं लिखा था, चेक कर लो, नहीं सही लिखा है। भाई μ1 एयर है 1, v मेरे को पता है इमेज कितने डिस्टेंस में मिल रही है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मिल रही है, माइनस μ2 की वैल्यू 1.5, यू कैलकुलेट करना है। लेकिन अब मेरे को बताओ इमेज की वैल्यू पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि हम डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहे हैं, तो इमेज मेरे को इसके लेफ्ट मिली है, तो ये वैल्यू नेगेटिव में जानी चाहिए। भैया यहाँ पे मैंने बोला था साइन कन्वेंशन देखते रहना। μ1 की वैल्यू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डेंसर की 1.5, रेडियस, भैया रेडियस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, लेकिन हम सारे डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं? माइनस नेगेटिव। में। इस पूरे को सॉल्व करके यू की वैल्यू बताओ भैया, बस इतना काम दिया था मैंने आपको कैलकुलेट करने का। तो हेमंत आपको अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक करनी है, मानसी आपका बिल्कुल सही है कैलकुलेशन, अक्षिका बिल्कुल सही, हैरी बिल्कुल सही। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर आ रहा है शायद से बस।
सर मैंने किया गलत, फिर भी 1.25 ही आंसर आ रहा है। 1.25 ही आ रहा है, ठीक है। नहीं, पर किया मैंने जैसे आपने किया वैसे भी किया, तो भी गलत, मतलब गलत किया मैंने, पर तो भी 1.25 ही आ रहा है। तो यार एक तरीका तुक्का हो गया, बाकी आंसर 1.25 भी नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली आंसर 1.2 ही आ रहा है। यस सर, एग्जैक्टली यार। एग्जैक्ट 1.2 ही आ रहा है, तो यार 1.25 फिर गलत है वो। तो मैंने गलत कर दिया। हाँ भैया, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक तो तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं देते हो, तो इसलिए और ज्यादा वो हो जाता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब यार इसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यार वैसे तो पूरी वर्किंग समझानी होती है इसकी, लेकिन हम वर्किंग पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे डेरिवेशन तो आ नहीं रही है एग्जाम में, वो तो हो लिया बोर्ड एग्जाम। तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे देखो। भाई लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? बेसिकली किसी भी लेंस के फोकस को फाइंड करने का, फोकल लेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला? भाई 1/f इज इक्वल्स टू, किसी को फॉर्मूला याद है? 1/f इज इक्वल्स टू, बता दो रिफ्रैक्टिव भैया। म्यू टू माइनस म्यू। भैया बोर्ड एग्जाम की तैयारी करी थी या नहीं करी म्यू थी? टू माइनस म्यू म्यू। टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन इंटू 1/r1 - 1/r2। अब ध्यान देते जाओ जो मैं बोलते जा रहा हूं। भाई हमें पता है कि हमारे पास लेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली हम दो लेंस की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो ये मैंने सपोज लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा न्यू 2, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा न्यू 1। अब ये R1 R2 क्या है? तो याद रखो हमारा जो लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेस से बना होता है। एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा राइट में, और एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा लेफ्ट में। तो मेरे को बताओ इस वाले का स्फेरिकल सरफेस किधर बनेगा, क्या लेफ्ट में या राइट में? कहाँ? एरी म्यूट सर करो, आए नहीं लाइट उनका, क्या फोन करते हो एरी म्यूट। पास। तो इस वाले का स्फेरिकल सरफेस बनेगा राइट में, तो इसके लिए R1 की वैल्यू मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। भैया इस दूसरे वाले के लिए हमारा स्फेरिकल सरफेस किधर बनेगा? लेफ्ट में बनेगा, तो इसके लिए R2 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मेरे को? नेगेटिव में लेनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस मतलब इस तरीके का लेंस है। तो भैया इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर, पहले वाले का स्फेरिकल स्ट्रक्चर किधर बनेगा? लेफ्ट में ही बनेगा। तो अगर इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर लेफ्ट में ही बन रहा है, तो मेरे को बताओ R1 की वैल्यू क्या लूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। सिमिलरली सेकंड वाले का स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन रहा है राइट में, तो इसका R2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव। तो भैया ये साइन कन्वेंशन याद रखना कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सिमिलरली हमारे पास एक और केस सबसे ज्यादा आता है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तो मेरे को बताओ अगर मैं ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं, तो इस केस में R की वैल्यू पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? R1 की वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर राइट में बनेगा। लेकिन R2 की वैल्यू क्या लूं? इनफिनाइट। वेरी गुड। R2 हमारा एक प्लेन सरफेस आ रहा है, तो भैया प्लेन सरफेस के लिए रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। यहां तक नोट डाउन कर लो और चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। अभी आपको बेसिक चीजें थोड़ी सी और बतानी है। डन। डन। नेक्स्ट बेसिक चीज, अगर ये भी क्लियर हो गया है, यार सबसे पहले स्टडी करते हैं कॉन्वेक्स के बारे में। यार मैंने कहा कि हमारे पास हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग से ज्यादा है। मतलब ये न्यू 2, ये न्यू 1, और मैंने अज्यूम कर लिया कि न्यू 2 न्यू 1 से बड़ा है। तो भैया आओ फोकल लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। भाई फोकल लेंथ का हमारा पहला टर्म था न्यू 2 - न्यू 1/न्यू 1। तो मेरे को बताओ ये वाला टर्म सॉल्व करूंगा तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि न्यू 2 बड़ा है न्यू 1 से, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा। अब सेकंड टर्म को चेक कर लो, R1 - R2। तो भाई हमारा R1 है पॉजिटिव, R2 की वैल्यू है नेगेटिव। तो R2 की वैल्यू में नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये वाला आंसर भी क्या आएगा?
पॉजिटिव आएगा। तो फाइनल फोकल लेंथ कैसा मिलेगा मेरे को फाइनल फोकल लेंथ मिल जाएगा पॉजिटिव। तो आपको क्या याद रखना है कि कॉन्वेक्स के लिए हमेशा फोकल लेंथ कैसा मिलता है मेरे को, पॉजिटिव मिलता है। और जब भी मेरे को पॉजिटिव फोकल लेंथ मिलेगा, मेरा ये कॉन्वेक्स किसकी तरह बिहेव करेगा, ये मेरा कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग नेचर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कन्वर्जिंग नेचर कब होगा, जब भी मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू2 न्यू1 से बड़ा होगा। क्या ये कंडीशन क्लियर है? यस सर। डन। लेकिन अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी मिल सकते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पे हमारा न्यू1 न्यू2 से बड़ा हो जाएगा। मतलब सपोज मैंने इस वाटर के लेंस बनाया, मैंने एक वाटर का लेंस बना दिया और इसको किसी और मीडियम में प्लेस कर दिया। तो इस केस में भाई, इस केस में मेरे को बताओ फोकल लेंथ कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? 1 मिनट दो प्लीज, आप इसको नेगेटिव। एनालाइज करो। 1 मिनट दो मैं। तो यार अगर आप चेक करोगे, हमारा R1 और R2 की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन न्यू2 माइनस न्यू1 क्या बन जाएगा अब, नेगेटिव। तो आपका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, तो मतलब अब हमारा ये लेंस किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, अब ये लेंस कन्वर्जिंग नहीं बल्कि अपने नेचर के अपोजिट डाइवर्जिंग बिहेव करने लगेगा। भैया बस चेक कर लो ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है। यस सर। बिल्कुल यस डन। यही सेम चीज आप कॉनकेव लेंस के लिए लिख दो, कॉनकेव लेंस के लिए, कि यार अगर मैं कॉनकेव लेंस लूंगा, तो यार कॉनकेव लेंस का इनिशियली यही अज्यूम कर लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू2, ये न्यू1, और जो जनरल सिचुएशन होती है वो यही होती है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो मैं अगर लिखूं 1/f इज इक्वल्स टू न्यू2 माइनस न्यू1/न्यू1, तो ये टर्म तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब मैं दूसरा टर्म चेक करूंगा, तो भैया ध्यान देते हैं दूसरे टर्म के साथ क्या हो रहा है। R1 आ रहा है नेगेटिव और R2 आ रहा है पॉजिटिव। तो अगर R1 को नेगेटिव रखोगे और R2 को पॉजिटिव रखोगे, तो ये आपका फाइनल नेगेटिव ही आएगा। तो मुझे पता चल गया कि कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब वो डाइवर्जिंग नेचर की तरह बिहेव करेगा जब भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने इसकी अपोजिट सिचुएशन ले ली, तो फिर भैया ये अपने नेचर के अपोजिट बिहेव करने लगेगा। और ऐसा कब होगा, जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो प्लीज यहां तक चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हेमंत कंप्लीट है, समझ में आ गया? यस। चलो डन। तो भैया अगर ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या करो यार, बार बार ये वाला फॉर्मूला यूज करने की बजाय कुछ एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज कर लो स्पेसिफिक केसेस के लिए। स्पेसिफिक केस क्या मिलेगा आपको, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉनकेव लेंस मिलेगा। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, इसके लिए शॉर्टकट वाला फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करो। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कि भैया हमारा R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो अब की बार सिर्फ न्यू, और सराउंडिंग का क्या ले लो आप, एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1। तो इसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव कर लो। चलो करो ये काम। और ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि काफी जगह ये शॉर्टकट फॉर्मूले से ज्यादा फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गई बात कॉन्वेक्स की। कॉनकेव के लिए कैलकुलेट मत करना, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव के लिए आंसर सेम आएगा। बस इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो कॉनकेव के लिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो बस किसी एक लेंस के लिए डिराइव कर लो, कॉनकेव के लिए मत करो। सर हाँ बोलो। सर जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है एयर में, और फिर ऐसे बोलते हैं जैसे वो किसी लिक्विड में उसको सबमर्ज कर दिया तब उसकी न्यू फोकल लेंथ, वो लेंस मेकर फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल वो लेंस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करते हैं। अभी वो सब क्वेश्चन कराऊंगा। ओके सर। बिल्कुल, कि भैया लेंस को कट करने पे क्या होता है, किसी लिक्विड में इमर्स करने पे क्या होता है, सब कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। बस मेनली लेंस वाला पार्ट ही तो मेन है, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उसमें कुछ टाइम नहीं लगना।
चलो तो भैया इसको फटाफट सॉल्व करते हैं कि क्या होगा इस केस में। तो यार मैं अगर फॉर्मूला यूज करूं तो 1/f, फटाफट भैया सॉल्व, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर लो। म्यू 2 माइनस म्यू 1 था, म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो म्यू 2 म्यू है, और हमारा म्यू 1 क्या है, हमारा म्यू 1 1 है। वेरी गुड कोमल। डिवाइडेड बाय म्यू 1 की वैल्यू भी 1, 1/r1 की वैल्यू r है पॉजिटिव में, 1/r2 की वैल्यू माइनस r है, तो भैया माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा। बस मैं कह रहा था इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बता दो क्या आना चाहिए फोकल लेंथ का। तो भैया 1/f आपका आएगा μ-1 इंटू 2/r। तो अगर मैं फोकल लेंथ पूछूं तो फोकल लेंथ आपके पास क्या आएगा, r/2 μ-1। चेक कर लो ये फॉर्मूला क्लियर है या नहीं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला काफी जगह डायरेक्टली आपको यूज करना पड़ेगा। Done. डन। अगर ये कॉन्वेक्स का है तो भैया अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, कॉनकेव के लिए फॉर्मूला साइड में लिख लो। कॉनकेव के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू -r डिवाइडेड बाय 2 इंटू μ-1। अब देखो आप डायरेक्टली इससे चेक कर सकते हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे को बताओ ये 1 क्यों आया, ये 1 इसलिए आया क्योंकि मैंने सराउंडिंग क्या ली है, एयर ली है, इसलिए। और मैंने ये तो आपको कल की क्लास में बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा होता है या हमेशा बड़ा होता है। बड़ा। वेरी गुड, हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये चीज याद रखना। ये कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ूं। Yes, sir. चलो, अब आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे थे वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते जाओ कि फोकल लेंथ वगैरह पे क्या असर पड़ेगा। ध्यान दो यार, अगर मैं इस पीछे वाले फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले को ही थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, मतलब थोड़ा सा ही और वो कर लूं, मतलब हमारे पास आर और आर, ये दोनों आर तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल एयर को, मतलब एयर मत लो, इसको म्यू 1 ही लो, इसको म्यू 2 ही लो। तो आप फिर से चेक करो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आ रहा है। तो अगर आप फिर से चेक करोगे तो आपके पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा r इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू 2 माइनस म्यू 1। अब इसी फॉर्मूले से देखो आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मिलेंगे। सपोज आपने क्या किया, आपने ये लेंस लिया और ये लेंस ग्लास का है, पहले आपने इसको प्लेस किया है एयर में, तो कुछ ना कुछ फोकल लेंथ आया एफ। आई रिपीट, आपने इस लेंस को एयर में प्लेस किया तो हमारे पास फोकल लेंथ कितना आया, एफ। अब सपोज आप इस लेंस को किसी एक लिक्विड में प्लेस कर रहे हो, सपोज आपने इस लेंस को वाटर में प्लेस कर दिया, तो वाटर एयर से ज्यादा डेंसर है। तो अब आप सोचो खुद अपने आप की फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द फोकल लेंथ, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, या कुछ और। डिक्रीज। कैसे कह दिया भैया, एनालाइज किए बिना ही बता दिया। सर क्योंकि म्यू 2 नहीं, सॉरी सर। देखो हैरी, थोड़ा सा एनालाइज तो करते। पहले म्यू 1 की वैल्यू हैरी कितनी थी, 1 थी, ठीक है, क्योंकि वो एयर था। लेकिन अब ये मैंने वाटर लिया है, तो अब वैल्यू 1 की जगह क्या बन जाएगी, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली कितना होता है, 1.33 होता है। तो एरी चेक करो, डिनोमिनेटर अब आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एरी आई थिंक यू आर कंफ्यूज। एरी जब हमने एयर में प्लेस किया था तो मेरा फोकल लेंथ का जो डिनोमिनेटर आ रहा था ना, वो ये आ रहा था 2 इंटू म्यू 2 माइनस 1। अब जब मैंने उसको वाटर में प्लेस किया तो अब मेरा फोकल लेंथ कितना आ रहा है, अब मेरा फोकल लेंथ आ रहा है 1/2 इंटू म्यू 2 माइनस 1.33। तो एरी मेरे को बताओ कौन से केस में डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लेकिन फोकल लेंथ बढ़ जाएगी नीचे वाला। अब सही बोले ना। तो भैया मुझे दिख रहा है कि जब मैंने एयर की जगह उसको वाटर में प्लेस किया तो मेरा डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है। डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी। तो ये चीज याद रखना, जब भी आप लेंस को एयर के सिवा किसी एक और डेंसर मीडियम में प्लेस कर रहे हो तो आपका फोकल लेंथ क्या होता रहता है, आपका फोकल लेंथ इंक्रीज करता है। क्या ये पॉइंट याद रहेगा अब। Yes, sir. चलो डन, जैसे आपको समझ में आया इसको वैसे नोट डाउन कर लो कि भैया जब भी आप डेंसर मीडियम, मतलब सराउंडिंग की डेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे, फोकल लेंथ इंक्रीज होता जाएगा।
तो इसके बेसिस पे है ना एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आता है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज हमने क्या किया, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको बताना है कि भैया ये जो लेंस है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये लाइट रे का फाइनल पाथ कैसा होगा। तीन अलग अलग सिचुएशंस गिवन है। क्या तीन अलग अलग सिचुएशन गिवन है? पहली सिचुएशन कि भैया न्यू 2 हमारा न्यू 1 से बड़ा है, दूसरी सिचुएशन कि न्यू 1 न्यू 2 से बड़ा है, और तीसरी सिचुएशन कि भैया ये दोनों ही इक्वल है। तो मेरे को बताओ ये लाइट रेज कैसा ट्रैवल करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, और ये लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा। चैट में लिखना है। नहीं चैट में मत लिखो यार, टाइम वेस्ट होगा। मैं अभी टॉपिक कंप्लीशन पे थोड़ा फोकस है मेरा, तो आप बस चेक कर लो कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिस्कस कर रहे हैं फिर। तो यार मैंने आपको बताया कि ये अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की जनरल सिचुएशन हमेशा क्या होती है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये लाइट रेस को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो मतलब भैया लाइट रेज इस तरीके से बेंड करेगी और फोकस पे मीट करेगी। ये है पहले वाले का डायग्राम, चेक कर लो, पहला वाला डायग्राम क्लियर है। Yes, sir. चलो Yes. बढ़िया। भाई फिर दूसरा केस, दूसरा केस हमें पता है, अब की बार मैंने उल्टा ले लिया कि भैया न्यू 1 न्यू 2 से बड़ा है। तो जब न्यू 1 न्यू 2 से बड़ा होगा तो आपका फोकल लेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि ये अब की बार कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग नेचर का होगा, अपने नेचर के अपोजिट बिहेव करेगा। तो ये लाइट रेस को अब की बार बेंड नहीं कराएगा, अब की बार ये लाइट रेस को क्या कराएगा, स्प्रेड कराएगा, डाइवर्ज करेगा। ये कॉन्वेक्स हमारा किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, ये कॉन्वेक्स हमारा कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहां लिख लो कि ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। फिर तीसरा केस, तीसरा केस अगर मैं म्यू 1 म्यू 2 दोनों को ही इक्वल ले लेता हूं तो मेरा फोकल लेंथ कितना आएगा, मेरा फोकल लेंथ इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसके लिए होता है, प्लेन सरफेस के लिए होता है। तो भैया ये एक प्लेन सरफेस की तरह एक्ट करेगा, और अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट अपनी स्पीड चेंज ही नहीं करेगी, तो ये कोई डेविएशन शो नहीं करेगा, ये एज इट इज पास कर जाएगी, नो डेविएशन, ना तो कॉनकेव ना तो कॉन्वेक्स, इट विल एक्ट एज अ प्लेन सरफेस। Done, sir. डन। चलो तो भैया यहां तक भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेंस को कट कर रहा हूं। सपोज मैंने क्या किया, ये एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसका फोकल लेंथ अभी फिलहाल है एफ, और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ये भी आर ये भी आर, इसका फोकल लेंथ है एफ। अब मैंने क्या किया, इस लेंस को इसके एक्सिस के अलोंग कट कर दिया, इसकी एक्सिस ये होती है, इसके एक्सिस के अलोंग कट कर दिया। तो अगर मैं इसके एक्सिस के अलोंग कट करूंगा तो आपको बताना है कि अब फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बताओ अब क्या फर्क पड़ेगा। यार ऐसा मत करो, ये सब बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ा होगा आपने कि अगर लेंस को कट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। एक भी बच्चा आंसर नहीं दे रहा है, ये कैसे हो गया। हाँ बोलो काव्य, क्या कह रहे हो। रिमेन से यार तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर रिमेन सेम बोल रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हो सेम रहेगा। तो भाई याद रखो फोकल लेंथ हमारा चेंज हो जाता है और ये फोकल लेंथ डबल हो जाता है, डबल। मतलब अब हमारा फोकल लेंथ 2f होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सॉल्व करा देता हूं, देखो कैसे। भैया पहले मेरा फोकल लेंथ f था, लेकिन फोकल लेंथ f कब था, जब मैंने इसको पूरे का पूरा लेंस लिया। तो भैया ये होगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 1 इनटू, भैया ये होगा 1/r प्लस 1/r। प्लस क्यों आया बीच में, क्योंकि एक r पॉजिटिव होगा और एक r नेगेटिव होगा।
अब जब मैं इसको मीडियम के अंदर प्लेस कर रहा हूं, तो भैया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी चेंज किया है, मैं तो लेंस को कट कर रहा हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी चेंज हुआ होगा, ये सब कुछ सेम है। लेकिन अब चेंज क्या हो गया होगा, ये वाला आर एज इट इज होगा, लेकिन हमारा दूसरा वाला आर कितना बन जाएगा, इनफानाइट बन जाएगा। तो +1/इनफानाइट, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, कट गए, 1/इंफिनिटी कट गया, 0 बनेगा। तो भैया इधर हमारे पास 2/r आएगा और इधर हमारे पास 1/r आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा f'=2 of f। क्या सबको समझ में आ गया कैसे स्टेप्स करने हैं? Yes, sir. डन। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप लेंस को ऐसे कट कर रहे हो, फोकल लेंथ डबल, लेकिन अगर आप लेंस को रेड लाइन के अलोंग कट कर रहे हो, तो फिर फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि फिर तो उसके दोनों साइड रेडियस सेम ही रहेगा, आर आर, तो फिर फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। जब मैं व्हाइट लाइन के अलोंग कट करूंगा तो ही फोकल लेंथ में चेंजेस आएंगे। यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको चेक करना। डन, बढ़ू आगे? Yes, sir. चलो डन। हाँ, तो भैया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, पूरा पूरा इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये हमारे पास लेंस है ग्लास का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, दैट इज 3/2, फ्रैक्शन में गिवन है। पहले ये लेंस हमारा एयर के अंदर प्लेस था, अब हमने क्या कर दिया, इस लेंस को हमने किसी एक लिक्विड में प्लेस कर दिया, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 4/3। आई रिपीट कि हमें भैया एक ग्लास लेंस गिवन है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, पहले ये एयर में प्लेस था, फिर हमने इसको प्लेस किया लिक्विड में, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन प्लेस्ड इन एयर एंड व्हेन प्लेस्ड इन लिक्विड। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। वैसे क्वेश्चन ने उल्टा पूछा है, लिक्विड बाय एयर पूछा है, तो आप भी वही कैलकुलेट कर लो, लिक्विड बाय एयर। चलो भैया ट्राई टू कैलकुलेट। क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पहले वो बता देना। सर रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट करना है। देखो कोमल, हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, इधर देखो, मैंने आपको ये बताया ना कि अगर आप लेंस को एयर में रख रहे हो तो फोकल लेंथ कुछ आएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको वाटर या किसी और लिक्विड में डाल रहे हो तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि जब भी आप लेंस को किसी और लिक्विड में डालोगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो इधर भी वही क्वेश्चन है, बस इधर अब क्वेश्चन वैल्यू पूछ रहा है आपसे। पीछे हमने सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन किया, सिर्फ ये पता लगा लिया फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन इधर हमें वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास लेंस है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2, पहले ये एयर में प्लेस था, तो इसका कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा एफ, एयर में प्लेस था, लेकिन जब मैं इसको लिक्विड में डाल दूंगा तो भैया अब कुछ ना कुछ नया फोकल लेंथ आएगा, और मुझे पता है वो फोकल लेंथ इंक्रीज ही आएगा। तो मेरे को इन दोनों फोकल लेंथ का रेशियो लेके आंसर बताना है। कोमल अब क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। डन। तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करो 2 बार, एक बार एयर के लिए, एक बार लिक्विड के लिए, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्राई टू कैलकुलेट। कौशिक कैलकुलेशन फिर से करो, सही नहीं आ रहा। काव्य सही आ रहा है यार, बढ़िया काव्य। अरे अमित बॉडी बिल्डर, कैलकुलेट कर रहे हो?
क्या बात है अमित, आज नो रिस्पॉन्स। भाई क्वेश्चन स्टेप्स दिखा देता हूँ फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। सबसे पहले हम निकालेंगे फोकल लेंथ इन एयर। तो भाई हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 3/2 म्यू 2 माइनस म्यू 1। म्यू 1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 1, उसकी वैल्यू भी 1 इनटू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 R2 मैंने R1 को नेगेटिव रख दिया है, सॉरी पॉजिटिव, और R2 को नेगेटिव रख दिया है। जब आप अब लिक्विड में निकालोगे तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3/2 माइनस, अब की बार सराउंडिंग म्यू 1 की वैल्यू है 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। लेकिन हमने लेंस की शेप थोड़ी चेंज करी है, तो R1 और R2 तो अभी भी सेम ही रहेंगे। अब मैं आपको कह रहा था इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। जब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो अब की बार R1 और R2 वाला टर्म कटेगा, और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो हेमंत बिल्कुल सही भैया, आंसर आना चाहिए 4:1। मतलब हमारा फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है लिक्विड के अंदर। लवप्रीत आपका आंसर भी सही, गुड। क्या भैया ये कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगी अब? Yes, अरे sir. यस सर। डन। भैया आप कह रहे हो कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगी, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। चलो आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। भैया अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बस लास्ट जो चीज चल रही है, दैट इज लेंस फॉर्मूला और सर इसके पिछले का आंसर मैग्निफिकेशन। क्या था? क्या है रही फिर से? पिछले का आंसर 4 आंसर 4:1। एरीज को सॉल्व करके चेक कर लेना, अगर आंसर नहीं आए तो बता देना, फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस यस। डन। अब बस लास्ट चीज जो बची है जो हम डिस्कस करेंगे आज के लिए, दैट इज लेंस फॉर्मूला। तो यार लेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, और उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूले में 1/v, मिरर में प्लस आता है, ध्यान देना, इधर बस माइनस आता है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हो गया हमारे पास लेंस फॉर्मूला। फिर आया मैग्निफिकेशन। भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? भाई मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले जो पढ़ते आ रहे हो अभी तक, एक होता है v/u और एक होता है hi/h0। भाई मिरर से कंपेयर करके चलना, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन में माइनस आता है, इधर माइनस नहीं है। लेकिन अब आप क्या करोगे, आप मेरे को बाकी दो फॉर्मूले डिराइव करके दोगे जो फोकल लेंथ के टर्म्स में आएंगे। मेथड मैंने आपको बता ही रखा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। जय हिंद प्रकुल। प्रकुल क्या बात है, क्लास एंड होने के टाइम पे एंटर कर रहे हो? सर भूल गए? क्रिकेट का मैच का आज लेट हो गया। ओहो, क्या बात है। सर जीत के आए, प्लेयर ऑफ द मैच लेके आया। और जीत के भी है और प्लेयर ऑफ द मैच भी लेके आए, तो इस बात पे तो फिर प्रकुल पार्टी बनती है। जरूर सर। अच्छा जरूर। चलो प्रकुल तुम्हें पता तो है, सर तो आने से रहे, बोल दो हाँ, क्या फर्क पड़ता है। नहीं सर, जब इधर आओगे तब पक्का। डन। चलो प्रकुल अब काम पे लग जाओ, आ ही गए हो तो। भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u hi/h0। तो आपको पता ही है, मैंने आपको दो फॉर्मूले और डिराइव कराए थे। तो वही फॉर्मूले डिराइव करके मेरे को बता दो फोकल लेंथ के टर्म्स में। याद है ना कैसे करना होता है? पहले एक बार इस पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर एक बार इस पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले और आ जाते हैं, f डिवाइडेड बाय f प्लस यू। मिरर के केस में होता था f डिवाइडेड बाय f माइनस यू। ऐसे ही एक और फॉर्मूला, कौशिक बिल्कुल सही, काव्य बिल्कुल सही, एक और फॉर्मूला डिराइव करके दो इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में। हेमंत बिल्कुल सही यार, बहुत बढ़िया। काव्य तुम्हारा सेकंड वाला फॉर्मूला सही नहीं आ रहा, काव्य सही करो सेकंड वाले फॉर्मूला। कौशिक तुम्हारा सेकंड वाला फॉर्मूला सही है, अर्पणा तुम्हारा भी सही है,
बिल्कुल सही। तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने बस ऐसे सोच करके वो भी ऐसे ही लिख आंसर दिया, को। तुक्का मार दिया? नहीं, इसमें फॉर्मूला होता है सेम जो मिरर के केस में है, एफ माइनस वी बाय एफ। तुमने सोचा होगा मिरर में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। यस सर। हाँ, ऐसा नहीं है। तो एक चीज याद रखो, ये वाला फॉर्मूला तो सेम है मिरर और लेंस दोनों के लिए है, बस इस वाले फॉर्मूले में चेंज हो रहा है, एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस यू हो रहा है, उधर माइनस यू होता था। तो अगर अब मैं इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन दे दूं तो भैया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? यस यस सर। चलो बढ़िया। तो यहां तक पहले पूरी छपाई कर लो, फिर क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से ट्राई करना। आप इसको कंप्लीट करो और मेरे को एक मिनट दो यार, गला दर्द कर गया। चलो भाई क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें जो इमेज मिल रही है वो इरेक्ट इमेज मिल रही है, और साथ के साथ जो इमेज है वो 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ और इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। तो चलो लगो काम पे। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इरेक्ट इमेज मिल रही है और 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल रही है। हमें बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। हेमंत आपने आंसर जो दिया, लेट मी वेरीफाई। भाई बिल्कुल सही हेमंत और काव्य, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। बाकी लोग भी कर लो भाई फटाक ट्राई। प्रकुल बिल्कुल सही। क्या बात है, ऐसा लग रहा है हेमंत और काव्य तो दोनों बैठ के साथ में सॉल्व कर रहे हो, ऐसा है क्या कि दोनों साथ में बैठ के सॉल्व कर रहे हो, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम टाइम पे आता है? नो सर। अच्छा भाई, काव्य हेमंत और प्रकुल तीनों ने सॉल्व किया है, यू और वी दोनों के आंसर बिल्कुल आंसर सही। मानसी आंसर सही नहीं आ रहा, प्लीज वापस से चेक करो। भाई चलो इधर डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन। हमें फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, इसको प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, पहले तो ये सोचो। तो हमें क्वेश्चन ने बोला हुआ है कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैंने आपको बताया रखा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ को तो पॉजिटिव ही रखना है। भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कि एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस यू, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। लेकिन अब मैग्निफिकेशन को चेक करो, मैग्निफिकेशन कितना रखना है। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि मैग्निफिकेशन इमेज जो मिल रही है 4 टाइम्स बड़ी मिल रही है, तो भैया मैग्निफिकेशन होगा 4। लेकिन इसको +4 लेंगे या -4 लेंगे, इतना और बता दो। प्लस। वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन का साइन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो मतलब रियल एंड इनवर्टेड। तो क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है इरेक्ट इमेज, तो मतलब मेरे को मैग्निफिकेशन +4 लेना है।
तो बस सारी वैल्यूज रख दो। मैग्निफिकेशन की वैल्यू +4, फोकल लेंथ की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस यू, भैया आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास आएगा -15 सेंटीमीटर। सब लोग चेक करो सबका आंसर -15 आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में भी यही बस कॉन्सेप्ट, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के बीच का फॉर्मूला F-V/F, फिर से वही मैग्निफिकेशन +4 फोकल लेंथ +20 -V/20। इसको सॉल्व कर लो, आपको V की वैल्यू भी मिल जाएगी। और चेक करके बताओ V की वैल्यू क्या आ रही है। तो वेरी गुड जागृति, आपका आंसर भी सही, अक्षिका बिल्कुल सही आंसर दोनों। तो भैया V की वैल्यू आएगी -60 सेंटीमीटर। चेक करके बता दो, किसी को डाउट है तो पूछो, फिर मैं नहीं तो और आगे बढ़ता हूं। यार हाँ या ना कुछ तो बोला करो। यस। हाँ ठीक है, क्यों ऐसे मरे मरे रहते हो। चलो आ जाओ भैया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। और भैया याद रखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पे आएंगे ही आएंगे, आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे, क्योंकि ये पूरा पूरा हमारा एक तरीके से कह लो एडवांस वाला पार्ट है, मेंस वाला पार्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आता जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भैया दो केसेस, और मेनली हमारा फर्स्ट केस ही आएगा कि हमारे दो लेंस बिल्कुल आपस में कांटेक्ट में है। हमारे दो लेंस बिल्कुल आपस में कांटेक्ट में है इस तरीके से। भैया मैंने कहा सपोज इस लेंथ का इस फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ है f1 और इस लेंस का फोकल लेंथ है f2। तो मेरे को बताओ आप इसमें फाइनल इमेज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज यहां मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप इस केस में फाइनल इमेज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यार हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप सबसे पहले तो इसमें F इक्वलेंट और टोटल पावर निकालोगे। सबको पावर का फॉर्मूला याद होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। 1/f। 1/1 वेरी गुड, 1/f। तो याद रखो जब भी हमारे लेंस कांटेक्ट में होंगे तो हमारा टोटल पावर का फॉर्मूला होगा P1 + P2, सीरीज वाला फॉर्मूला P1 + P2। तो पावर को रिप्लेस कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2। F1 और F2 की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ रखनी है। जैसे कि आप पता दूसरा वाला लेंस कॉनकेव लेंस हो तो F1 पॉजिटिव होगा लेकिन F2 नेगेटिव हो जाएगा। तो F1 F2 की वैल्यू आपको उसी तरीके से रखनी है। फिर भैया आप अपना F इक्वलेंट चेक करोगे कि आपका F इक्वलेंट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर आपका F इक्वलेंट पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। अगर मेरा F इक्वलेंट नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव की तरह। और अगर F इक्वलेंट हमारा इनफाइनाइट आ जाए तो मतलब वो एक प्लेन सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो आप अपना F इक्वलेंट निकाल लोगे। एक बार आपने F इक्वलेंट निकाल लिया तो अब यही आपका पूरा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि दो लेंस को रिप्लेस करके आपने उसको सिंगल लेंस में कन्वर्ट कर दिया और इस सिंगल लेंस का फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया। तो यार अब आपको सिंगल लेंस का फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो अब तो इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा ना। 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f इक्वलेंट करके। चेक करो ये चीज समझ में आई या नहीं आई। यस सर। Done. लेकिन याद रखो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब मेरे दो लेंस कांटेक्ट में होंगे, बिल्कुल आपस में एक दूसरे से चिपके पड़े होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, यार दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अब आपके पास दो जो लेंस हैं वो सपोज कांटेक्ट में नहीं है, वो दोनों हमारे कहीं ना कहीं सेपरेटेड हैं इस तरीके से। तो यार इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आप इक्विवेलेंट पावर निकाल सकते हो। इस केस में इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, इस केस में इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला आएगा P1 + P2
माइनस डी इंटू P1 P2, जहां पे डी क्या है, डी भैया हमारे दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर आपके पास P इक्विवेलेंट आ गया तो फिर आप क्या निकाल लोगे, F इक्विवेलेंट निकाल लोगे। तो F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा इस केस में, F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस ऑफ, भाई माइनस ऑफ क्या आएगा, D इंटू 1/F1 इंटू 1/F2। और फिर से आप अपना लेंस फॉर्मूला यूज कर दोगे। लेकिन कुछ केसेस में ये वाला मेथड आपका लंबा मेथड हो जाएगा, तो दूसरा मेथड क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि आप सबसे पहले लेंस 1 के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आप लेंस 1 के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको U1 गिवन होगा, F1 गिवन होगा, क्या आप V1 कैलकुलेट कर लोगे। भैया Yes. आपको फर्स्ट वाले लेंस के लिए U1 गिवन है, F1 गिवन है, आप V1 कैलकुलेट कर लोगे। अब याद रखो जो आपका V1 आया है वो लेंस 2 के लिए क्या एक्ट करेगा, वो लेंस 2 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट एक्ट करेगा। लेकिन बीच में इस वाले डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना मत भूलना। तो हमारे लेंस 2 के लिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बन जाएगा, V1 माइनस डी, V1 और ये लेंस के बीच का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देना। आपके पास U2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया सेकंड लेंस के लिए, फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो अब की बार अब आप फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करके क्या कैलकुलेट कर लोगे, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। तो याद रखना इस केस में ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, हमारा ये सेकंड वाला मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फर्स्ट वाला मेथड हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब डिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी होती है। लेकिन क्वेश्चन में जरूरी नहीं ये चीज मेंशन हो कि डिस्टेंस की वैल्यू छोटी है या बड़ी है, तो आप अपने सेकंड वाले मेथड को ही थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखना। क्या ये चीज भी क्लियर हो गई, Yes, sir. चलो बढ़िया, डन सर। यहां तक भी कंप्लीट कर लो। अभी एक तीसरा केस बाकी है। चलो आ जाओ भाई, अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस हमारा एडवांस के लिए तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये है कि यार ये मैंने एक अपना लेंस यूज किया, अब इस लेंस का जो ये दूसरा वाला सरफेस है, सेकंड सरफेस, इसको मैंने पेंटेड कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, मतलब इसको मैंने मिरर बना दिया। तो अब भैया कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ध्यान दो अब क्या हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। भैया कॉन्सेप्ट है कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही होगी, तो ये लाइट रे पहले हमारे इस लेंस में एंटर करेगी। तो मेरे को बताओ लेंस कितनी बार यूज हुआ जब ये लाइट रे लेंस में एंटर कर रही है, तो एक बार। क्या सबको ये चीज समझ में आया। Yes. फिर मेरा ये जो सेकंड वाला सरफेस है इसको मैंने अगर सिल्वर कर दिया है, तो भैया ये कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा। तो अगर ये कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा तो ये कॉनकेव मिरर भैया लाइट रे को रिफ्लेक्ट करा देगा। तो मेरा मिरर कितनी बार यूज हुआ, एक बार यूज हुआ। फिर मिरर से लाइट रे वापस आ रही है और कहीं ना कहीं इमेज बना रही है, तो भैया फिर से मेरा लेंस कितनी बार यूज हुआ, फिर से मेरा लेंस दोबारे यूज हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं लेंस टोटल कितनी बार यूज हो रहा है, लेंस मतलब रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, तो आप कहोगे रिफ्रैक्शन 2 बार यूज हो रहा है। और रिफ्लेक्शन कितनी बार यूज हो रहा है, रिफ्लेक्शन एक सिंगल टाइम यूज हो रहा है। क्या आपको यह बात समझ में आई है या नहीं। यस सर। Yes. डन। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट जो से जो लाइट रे निकली थी, फाइनल फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल क्या ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड गई है या रिफ्लेक्ट करके वापस सेम साइड मिल गई है। वापिस सेम साइड। तो Same याद side. रखो इन सबका कॉम्बिनेशन, इन सबका कॉम्बिनेशन आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। और कौन से मिरर की तरह, याद रखना हमेशा कॉनकेव मिरर की तरह, क्योंकि लाइट रे सेम साइड वापस रिफ्लेक्ट करके आ गई है। चेक करो आपको ये बात समझ में आई है। Yes. Yes, sir. डन। तो अब इसके लिए क्या मेथड है, ध्यान दो, मेथड बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप लिखोगे F इक्वलेंट, F इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/F1 जो आपको लेंस का फोकल लेंथ गिवन होगा, प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फिर से मतलब आप लेंस के फोकल लेंथ को 2 बार यूज करोगे, क्योंकि हमारा 2 बार रिफ्रैक्शन यूज हो रहा है इसलिए।
और आप अपना एफ इक्वलेंट कैलकुलेट करोगे। आपका जो भी एफ इक्वलेंट आएगा, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। मैंने आपको बताया कि ये पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो याद रखना, आपका फोकल लेंथ चाहे जैसा मर्जी आ जाए, आपको बाय डिफॉल्ट उस फोकल लेंथ को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। एक बार आपने फोकल लेंथ नेगेटिव ले लिया, तो फिर आप क्या यूज करोगे, अब की बार आप लेंस फॉर्मूला नहीं, फिर आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे। 1/v प्लस 1/u, यू की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, इक्वल्स टू 1/f इक्वलेंट, और f इक्वलेंट आपने जो कैलकुलेट किया है। चेक कर लो, ये हो गया हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के केस में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन चेक कर लो समझ में आया या नहीं आया। इस फॉर्मूले से एफ पॉजिटिव क्या आ सकता है? बिल्कुल, इस फॉर्मूले से एफ पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि आपको पता है ये कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट करके सेम साइड आ रही है। ओके सर। बिल्कुल। तो अब तो टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है वो, कि उन्होंने एक लेंस लिया और एक पार्ट सिल्वर कर दिया, तो हम फिर उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो भैया आज के लिए इतना ही, डन डनाडन, कोई डाउट है तो पूछ लो आप।